नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ग्लू फैमिली ब्लॉग में। और जानबूझ के मैंने इस चैनल का नेम चेंज किया है क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे चैनल पे पहले पढ़ाई करते थे, अब इंटरटेनमेंट पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साथ साथ करते हैं, तो रिफ्रेशमेंट के लिए बीच बीच में वीडियो डालता रहूँगा। इसलिए मैंने जो है चैनल का नाम चेंज किया, लोगो चेंज किया और सोचा कुछ चेंजेस जरूरी है, बदलाव जो है जीवन में जरूरी है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको बहुत जो है तनाव जैसी लेने की कोई भी बात नहीं है यहाँ पे। और चलिए सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। स्पेक्ट्रम उल्टा दिखाई दे रहा होगा, फ्रंट कैमरा है। स्पेक्ट्रम की सीरीज चल रही है हमारी और इसके बाद ये खत्म होने वाला है। और इसके बाद जो है ये लक्ष्मीकांत की मोटी बुक है पॉलिटी की। इसके बाद हम लोग इसको भी शुरू करेंगे और जैसे वीडियो आते थे 2 दिन 3 दिन पर एक वीडियो वो मैं डालता रहूंगा पढ़ाई से संबंधित। ये खत्म होंगे, बीच बीच में और भी अतिरिक्त चीजें मैं डालता रहूंगा। चैनल पे सब कुछ आने वाला है, इसलिए चैनल के नीचे मैंने लिखा है लर्न, एक्सप्लोर, एंटरटेन। हर चीज इस चैनल पे आपको मिलने वाला है। तो अगर आप हर चीज चाहते हैं इस चैनल पे तो प्लीज चैनल को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ये आपका चैनल है, आपके साथ मैं शुरू से रहा हूं और अंत तक आपके साथ रहूंगा। तो अभी हम लोग जो है आज हम लोग जो है 39वें चैप्टर में भाग 4 पढ़ने वाले हैं। भाग 3 जिसमें हम लोग इंदिरा गांधी के दूसरे कार्यकाल और जनता पार्टी के बीच में शासन आई थी 77 से 80 के बीच में, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, स्पेक्ट्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर चल रहा है। 900 पेज के स्पेक्ट्रम में 125 पेज का केवल एक चैप्टर है, नेहरू के काल का भारत, नेहरू के बाद का भारत। नेहरू के काल का भारत तो इससे पहले वाला चैप्टर था। नेहरू के बाद का जो हम लोग बनाएंगे, नेहरू के बाद का भारत, उसमें जो है ये तीसरा भाग आज हम लोग समाप्त करेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा पहले भाग में जो है प्रधानमंत्री तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। उनके बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री आए, उसके बाद इंदिरा गांधी आई। इंदिरा गांधी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद एक और जो भाग है, जो अगला भाग आएगा, राजीव गांधी का कार्यकाल, वही थोड़ा सा लंबा है। बाकी सारे प्रधानमंत्री का कार्यकाल छोटा छोटा कार्यकाल है तो जल्दी खत्म हो जाएगा। 3 भाग में हमने इन तीनों प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बारे में पढ़ा। कौन कौन सा पढ़ा? हमने पढ़ा राजीव गांधी का कार्यकाल, हमने पढ़ा इंदिरा गांधी का कार्यकाल, उससे पहले हमने पढ़ा लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल। तो अपने कमेंट जरूर दीजिएगा कि कैसा आपको लग रहा है। मेंस के लिए, पीटी के लिए, बड़े बड़े एग्जाम के पीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं सीधे आपको लेके चलता हूं उस चैप्टर पे जहां से हम लोगों ने शुरू किया था और जहां पे हम लोगों ने खत्म किया है। नोट्स पे सीधे लेके चलता हूं। नोट्स बनाते रहेगा वीडियो वाइज तो आपको आसानी होगी। और साथ में ये जो स्पेक्ट्रम की बुक है इसको लेके जरूर बैठिएगा। ये जैसे ही खत्म होगा फिर हम लक्ष्मीकांत की बुक है, एम लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था, तो इसको भी हम लोग जल्दी ही खत्म कर देंगे। देखिए कितनी मोटी बुक है, सबके लिए ये पहाड़ है, हमारे लिए इसको हम चना बना देंगे। जो है टारगेट ले लेंगे, हमें 30 दिन में, 40 दिन में, 50 दिन में खत्म करना है और हम लोग कर देंगे। तो चलिए इसमें सीधे आपको लेके चलता हूं नोट्स पे। और प्लीज वो जो व्लॉग है वो माइंड के रिफ्रेशमेंट के लिए है। जब भी मुझे बाहर समय मिलता है जाने का, मैं घूमते रहता हूं, बस रिकॉर्ड नहीं करता था। अब मैं रिकॉर्ड करके इस पे डालता हूं। थोड़ा सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गया हूं, थोड़ा समय देने लगा हूं। तो इससे क्या होगा कि वीडियो से दूरी नहीं बना पाऊंगा और लगातार वीडियो डालते रहूंगा, बुक्स के रिव्यू डालते रहूंगा। इसके बाद बहुत सारे बुक्स को मैं एक एक करके जो है आपके सामने एक्सप्लोर करूंगा और हम लोग का सफर जो है जारी रहेगा तब तक जब तक हम सफल नहीं हो जाते हैं। और साथ में मस्ती भी चलती रहेगी। तो जस्ट लर्न, एक्सप्लोर एंड एंजॉय, एंटरटेन एंड स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलिए चलते हैं मेंस के टॉपिक के उस भाग पे, अपने नोट्स बुक पे। तो दोस्तों लेके आ गया हूं मैं आपको यहां पे अपने नोटबुक के सामने। ये है स्पेक्ट्रम की पुस्तक, ये है हमारा नोटबुक। और अगर आप पीछे के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देख लीजिए। सारे के सारे चैप्टर पढ़े हुए हैं, 39 के 39 चैप्टर जो है पढ़े हुए हैं। ये पूरा जो है आप देख सकते हैं समरी है, ये पूरा समरी है। इधर मैंने पेज नंबर भी लिख रखा है, कौन से पेज नंबर के पास कौन सा चैप्टर लिखा हुआ है। और भाग 3 खत्म हो चुका है और भाग 3 पे मैं सीधा अगर आपको लेके चलूं तो ये है हमारे सामने भाग 3। अब भाग 3 में देखिए पेज नंबर जो है 309 है।
309 से भाग 3 शुरू होता है और ख़त्म होता है 312 पे, यानी 4 पेज में है ये। तो हम यहाँ पे एंट्री कर देते हैं। यहाँ पे एंट्री करना बहुत ज़रूरी है पेज नंबर, तो मैं यहाँ पे एंट्री कर देता हूँ 309 से 312, 309 से 312। अब मैंने चूंकि यहाँ एंट्री कर दिया है तो सीधे चैप्टर पे बिना समय गंवाए मैं आपको लेके चलता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेहरू के बाद का शासन अध्याय 39 का भाग 3। भाग 1 भाग 2 दोनों वीडियो अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख लीजिएगा। स्पेक्ट्रम के नाम से अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। भाग 3 में हमें पढ़ना है 2 चीजें। एक जो हमें पढ़ना है वह पढ़ना है जनता पार्टी का शासन, जनता पार्टी का शासनकाल, जो बीच में थोड़े समय के लिए आया था। मतलब इंदिरा गांधी के 2 शासनकाल थे और दोनों के बीच में जनता पार्टी का शासनकाल था। और उसके बाद हमें पढ़ना है इंदिरा गांधी का दूसरा चरण 1980 से 1984 के बीच में। तो यहां पे 1977 तक इंदिरा गांधी का सरकार था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 3 साल के लिए जनता पार्टी आई और फिर से इंदिरा गांधी आई। तो ये पूरा इतिहास हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से समझने का भी प्रयास करेंगे। ये बुक में मैं एक बार आपको एक नजर दिखा दूं, सीधे देखिए पूरा 80% 90% बुक खत्म हो चुकी है और हम लोग अंतिम चरण में है, नेहरू के बाद का भारत। और यहां पे हम लोग यहां से पढ़ने वाले हैं। देखिए जनता पार्टी का शासनकाल 77 से 80, यहां से जो हम लोग पढ़ेंगे। ये लगभग पूरा बुक देखिए पूरा खत्म हो चुका है। तो अब अगर आपने नहीं अभी देखा है तो प्लीज जाकर देख लीजिए और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार जो है जाके और जरूर देखिए उन वीडियो को, बहुत मजा आएगा, शुरू से लेके अंत तक है। तो चलिए शुरू करते हैं नोट से। तो आते हैं जनवरी 1980 का समय। पहले मैं थोड़ा सा इंदिरा गांधी के कार्यकाल के बारे में थोड़ा सा बता दूं, दूसरा कार्यकाल के बारे में। 1980 में 7वीं लोकसभा चुनाव हुआ था। इससे पहले जनता पार्टी का शासन था, उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। कांग्रेस को भारी बहुमत मिला। रायबरेली तथा मेडक जो है एपी मतलब यहां अरुणाचल प्रदेश नहीं है, यहां आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश में एक जगह है मेडक से और रायबरेली दोनों जगह से इंदिरा गांधी चुनाव जीती थी। और जीतने के पश्चात उन्होंने मेडक के सीट को बनाए रखा और वहीं से जो है वो लोकसभा उम्मीदवार बनी और वहां से यहां जो है भारत की प्रधानमंत्री चुनी गई। उन्हें किसी पर विश्वास नहीं था। आपातकाल जो हुआ था, इमरजेंसी लगी थी और लोगों ने किस तरह से जो है उनकी पीठ पे छुरा भोंका था, कहने का मतलब कि उन्हें धोखा दिया था। तो उन्हें विश्वास किसी पर नहीं था। उनके 2 पुत्र थे, बड़े संजय गांधी और छोटे राजीव गांधी। संजय गांधी पर उन्हें पूर्ण विश्वास था अपने, और राजीव गांधी पर भी। राजीव गांधी पेशे से एक पायलट थे, तो उनका राजनीति से कोई संबंध था नहीं उस समय। तो संजय गांधी पर उन्होंने पूरा विश्वास किया। जब संजय गांधी की मृत्यु हो गई, असामयिक मृत्यु, तब राजीव गांधी का अनैच्छिक रूप से राजनीति में क्या करना पड़ा, एंट्री लेना पड़ा। राजनीति में उनका पदार्पण हुआ और अमेठी से निर्वाचित होकर वह जो है क्या हुए, मंत्री बने थे। तो ये छोटी सी कहानी, इसको हम आगे ले चलेंगे, लेकिन आगे जाने से पहले हम लोगों को जानना होगा जनता पार्टी का शासनकाल। तो देखिए यहां लिखा हुआ है जनता पार्टी का शासनकाल 77 से 80 के बीच में। क्या हुआ कि जनता पार्टी को 1977 में बहुमत मिली। क्यों? हमेशा तो कांग्रेस को मिलती आ रही थी, ऐसा क्या हो गया भाई कि जनता पार्टी को जो है बहुमत मिलने लगा। तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था, इंदिरा गांधी ने जो अपना रंग दिखाया था। रंग कहने का मतलब कि अपनी जो ताकत दिखाई थी, इमरजेंसी लगाया था और जबरदस्ती जो है लोगों पे शोषण किया और कई सारे नियम थोप दिए, कई सारे आयोग बना दिए और न्यायपालिका के अधिकार को कम कर दिया। बहुत सारी चीजें उन्होंने की थी। तो लोग तंग आकर, लोगों को लगा कुछ चेंजेज आएंगे, तो उन्होंने जनता पार्टी को चुन लिया 1977 में। और पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में भारत के कि स्वतंत्रता के बाद मोरारजी देसाई जो है पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। मतलब ऐसे प्रधानमंत्री बने जो कि कांग्रेस के नहीं थे। तो पहले गैर कांग्रेसी, क्वेश्चन आता है पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई।
उसके बाद उस समय जो चरण सिंह थे, चरण सिंह गृह मंत्री थे और गृह मंत्री से वो बने वित्त मंत्री, गृह मंत्री से वो जाके बने वित्त मंत्री। और वहीं पे जगजीवन राम, ये दो महत्वपूर्ण पद हैं, जगजीवन राम रक्षा मंत्री बने। ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये उप प्रधानमंत्री है, इसको आप उत्तर प्रदेश मत पढ़िएगा। जगजीवन राम रक्षा मंत्री और उप प्रधानमंत्री दोनों थे। राज्य विधानमंडल की अगर स्थिति का जायजा करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनी, बहुमत बनी। पंजाब में अकाली दल का शासन हुआ, तमिलनाडु में AIDMK से जो है N रामचंद्रन जो है वो मुख्यमंत्री बने। जम्मू में शेख अब्दुल्ला की सरकार बनी। तो ये कुछ स्थिति था महत्वपूर्ण क्षेत्रों का। भारत के नए राष्ट्रपति बनाए गए। अब चूंकि जिनकी सरकार होती है, लोकसभा में जिनका बहुमत होता है, जिनका डंका बोलता है, भैंस भी उन्हीं की होती है, तो उन्होंने क्या किया कि अपना एक उम्मीदवार चुना। और उस समय एक महान व्यक्ति थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, नीलम संजीव रेड्डी, उनको जून 1977 में राष्ट्रपति बना दिया गया। तो यहां तक समझ में आया कैसे जनता पार्टी की सरकार आई। लेकिन ये लोकप्रियता ज्यादा दिन तक बनी नहीं रही। जनता पार्टी का शासन काल आया, ये लोकप्रियता ज्यादा समय तक नहीं बनी रही। जनता पार्टी की लोकप्रियता कमी आई और कांग्रेस का उत्थान हुआ, मतलब कांग्रेस का बड़ाई हुआ। समय सबका एक जैसा नहीं होता है, ये बात बिल्कुल सही है। यहां देखिए जनता पार्टी की लोकप्रियता में कमी आई और कांग्रेस का उत्थान हो गया, है ना। कि क्यों हुआ ऐसा? तो क्या हुआ था कि जब जनता पार्टी की सरकार आई थी तो इनको बहुत ज्यादा खुजली थी। इनको करना क्या था कि इनको बदला लेना था। मतलब इंदिरा गांधी ने अपने समय में क्या किया था, इमरजेंसी में सबको ढकेला था, सबको ठेला था जेल में, है ना। किसी की बात नहीं मानी थी, किसी की आवाज नहीं सुनी थी। तो ये सब प्रतिशोध में जल रहे थे और प्रतिशोध में जलने के कारण इन्होंने अपना पूरा समय, पूरी रणनीति बदला लेने में बिता दी कि कैसे बदला लिया जाए। सारे केस खोल के रख दिए इंदिरा गांधी के और इंदिरा गांधी को जो है पूरी तरह से फंसाने के लिए, जेल भेजने के लिए अथक प्रयास किए गए और पूरी तरह से जो है मतभेद, आपसी मतभेद हुए, क्योंकि कुछ लोग इससे जो है सहमत नहीं थे कि ऐसा किया जाए। कुछ लोग सहमत थे कि देश के लिए काम किया जाए, ना कि प्रतिशोध लेने में लग जाए। तो मतभेद हुआ, झगड़े हुए आपस में और इससे क्या हुआ, लोगों को जो है जनता पार्टी से विश्वास हटने लगा। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अनावश्यक आयोगों का गठन किया। ये जांच आयोग, वो जांच आयोग, वो जांच आयोग, जो पिछली बार इंदिरा गांधी ने जितने कार्य किए थे सबके लिए ये बिना मतलब के जो है जांच आयोग बैठाने लगे। इनको करना क्या चाहिए था, गरीबी, बेरोजगारी, इन सब पर ध्यान देना चाहिए था, तो ये आयोग बैठाने लगे। उसके बाद एक घटना हुई, बेलची गांव में हिंसा हुई और हिंसा में कई 100 लोग मारे गए और इंदिरा गांधी ने इस पर लंबा चौड़ा भाषण दिया। उन्हें मौका मिल गया और उन्होंने जनता पार्टी के शासन पर क्या किया, पलटवार किया। भ्रष्टाचार आरोपों से इंदिरा गांधी को मुक्त होते ही उन्हें बहुत लाभ मिला। जो केस चल रहा था, जो आयोग बैठे हुई थी, तो न्यायपालिका को थोड़ा सा जनता पार्टी के अंतर्गत अच्छा स्थान मिला। न्यायपालिका की जो शक्तियां कम हो गई थी वो बढ़ गई थी। तो न्यायपालिका ने जब ये जांच हुआ तो न्यायपालिका ने पाया कि इंदिरा गांधी ने कोई बहुत गलत काम नहीं किया है, उनको आरोपों से मुक्त किया गया, जिससे इंदिरा गांधी की जो छवि थी वो क्या हुई, जनता के में बहुत अच्छी हो गई। कांग्रेस को लाभ मिलने लगा। जनता पार्टी के भीतर अंतर विरोध होने लगा। मोरारजी देसाई सरकार का पतन हो गया, मोरारजी देसाई ने रिजाइन दे दिया और उसके बाद चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, वैसे प्रधानमंत्री जो कभी संसद का सामना नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, चौधरी चरण सिंह को जो है 1 महीने का समय दिया गया था बहुमत सिद्ध करने के लिए। बहुमत सिद्ध किया आता है। चौधरी चरण सिंह ने कहा कि मेरी बहुमत है, तो उनको ये पोस्ट दी गई, उन्हें शपथ भी ले लिया, लेकिन उनको कहा गया कि 1 महीने के अंदर आप जो है आप अपनी बहुमत सिद्ध कीजिए। और उसके बाद उन्होंने 26 जनवरी में को जो है भाषण, लंबा चौड़ा भाषण भी दिया और उसके बाद लाल किले पे लंबा चौड़ा भाषण भी दिया, लेकिन समय आने पर वो अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए और अंततः उन्हें रिजाइन देना पड़ा। मतलब ये एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी संसद गए ही नहीं। ये प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जो कभी संसद नहीं गया, तो वो चौधरी चरण सिंह थे। तो इतना समझ में आया। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखिएगा। आप चीजें ध्यान में रखिएगा तो आप नोट्स
लिखने में, मेन सब्जेक्ट लिखने में बहुत ही मजा आएगा। और अब तो बीपीएससी से ऑप्शनल सब्जेक्ट लगभग हट चुका है, ऑप्शनल तो ऑब्जेक्टिव में आ चुका है। तो सब्जेक्टिव में ये आधुनिक भारत का इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, याद रखिएगा। तो ये अब थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये जो है 2 पेज, ये बाद का पेज है, ये छूट गया था, चिपक गया था पेज। तो हम लोग जो है ध्यान देंगे जनता पार्टी के शासन पे, उसका हम लोग इंदिरा गांधी के शासन पे चलेंगे। तो देखिए, लोकसभा चुनाव तथा जनता पार्टी शासन का अंत। जनवरी 1980 आया और जनवरी 1980 में लोकसभा चुनाव हुआ। जनवरी 1980 में लोकसभा चुनाव हुए। जनता पार्टी के शासन अभाव तथा आपसी लड़ाई से उबकर जनता ने कांग्रेस को बहुमत दे दिया। ठीक है, जनता ने क्या किया, कांग्रेस को बहुमत दे दिया। तो ये तो जनता पार्टी के शासन का अंत हो गया, लेकिन कुछ चेंजेज आए जनता पार्टी के शासन में, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। प्रश्न आते हैं कि जनता पार्टी की पहली बार सरकार आई थी तो क्या परिवर्तन देखने को मिले थे। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे, इसलिए मैंने इनको समाहित किया है। सबसे पहले तो लोकतांत्रिक अधिकारों की पुनः स्थापना हुई। जो अधिकार इंदिरा गांधी के समय में ऑलमोस्ट छीन चुके थे जनता से, न्यायपालिका कमजोर हो चुकी थी, उस न्यायपालिका का फिर से पुनर्गठन हुआ। जनता पार्टी की एकमात्र उपलब्धि ये थी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को पुनर्स्थापित किया गया। 42वां संविधान संशोधन, जिसको लघु संविधान कहते हैं, उसमें इंदिरा गांधी ने सारे के सारे जो है अपने पक्ष में रखे थे, सरकार के पक्ष में रखे थे, संसद को पूरी शक्ति दे दी थी, न्यायपालिका को कमजोर कर दिया था। तो ये जो 42वां संविधान संशोधन है, इसके प्रभाव को शून्य करने के लिए, कम करने के लिए, पूरी तरह से कम करने के लिए 43वां संविधान संशोधन 1977 और 44वां संविधान संशोधन 1978 आया था, मतलब लाया गया जनता पार्टी के द्वारा। 43वां संविधान संशोधन 1970 में क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति दे दी गई, संसद के जो विशेषाधिकार थे उसको थोड़ा कम किया गया। यहां पे 44वां संशोधन हम देखें 1978, तो इसमें सबसे पहला जो बड़ा परिवर्तन हुआ था 352वां अनुच्छेद, जानते होंगे आपातकाल से संबंधित है। 352वां अनुच्छेद में आपातकाल का आधार, यानी आपातकाल क्यों लगाया जाए, तो यह था आंतरिक अशांति, तो इसको हटा के सशस्त्र विद्रोह में रखा गया। मतलब देश के अंदर आंतरिक अशांति तो होती रहती है, छोटे मोटे आंदोलन पे इंदिरा गांधी जो है आपातकाल की घोषणा कर दी थी। तो ऐसा नहीं करना है, जब तक कि मामला सशस्त्र विद्रोह यानी शस्त्र के साथ विद्रोह पे ना आ जाए, तब तक आपातकाल नहीं लगाना है। इस आंतरिक अशांति को हटा के सशस्त्र विद्रोह को आधार बनाया गया आपातकाल का, कि ये होगा तभी आपातकाल लगाएंगे, और ये अभी तक चल रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चेंज आया था। दूसरा आया था कि लोकसभा विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष फिक्स कर दिया गया था। उसके बाद उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन होते हैं उससे संबंधी जो भी विवाद होते हैं उनको हल करने की यहां देखिए पूर्ण शक्ति दी गई। पहले संसद का हस्तक्षेप था, यहां पे संशोधन किया गया 1978 का 44वां संशोधन। उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति संबंधी जो भी विवाद होते हैं निर्वाचन संबंधी, वो पूरा अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को जो है उस पर निर्णय देने का। उसके बाद आपातकाल में अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, इसको जो है प्रभावी रखने का प्रावधान, मतलब ये दोनों रद्द नहीं किए जा सकते हैं। दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है, यानी प्राण बचाने का अधिकार है ना, तो इन दोनों को आप लोग जो है नहीं हटा सकते हैं, ये कहा गया। तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण चेंजेस हुए जो जनता पार्टी ने किए, और यही एक अच्छी उपलब्धि थी जनता पार्टी की 3 सालों के अंदर। आगे चलते हैं। आर्थिक मतभेद। आर्थिक मतभेद में क्या हुआ कि कोई एकल विचारधारा नहीं थी। एकल विचारधारा का मतलब कि विचार एक नहीं थे, वो कुछ और कहता, वो कुछ और कहता, वो कुछ और कहता। जनता पार्टी के हम लोग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, पुस्तक में है, ये बुक लेके आप लोग बैठिएगा साथ में, बहुत अच्छा समझ में आएगा, मैं गारंटी देता हूं, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। केवल कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को महत्व दिया गया। हालांकि 3 साल की सरकार थी, 3 साल में क्या आप एक्सेप्ट करते हैं। मुद्रास्फीति की समस्या बढ़ी, ईंधन की कमी आई, बेरोजगारी बढ़ी और गरीबी बढ़ी। अभी भी ये बढ़ रहे हैं, अभी भी जनता पार्टी की शासन है और अभी भी ये बढ़ रहा है। कोई प्रभावी उपाय नहीं था, कोई वैकल्पिक नीति इनके पास इसके लिए नहीं थी। आगे देखते हैं।
उसके बाद विदेश संबंध पे ध्यान दे तो अमेरिका से संबंध सुधारने का पूरा प्रयास किया गया, क्योंकि जनता पार्टी को लगता था कि अमेरिका से हमें कभी सहयोग मिल सकता है। गुट निरपेक्षता का पालन किया गया, मतलब वो जो गुटबाजी को नहीं करना है ऐसा सभी सरकार करती है, उन्होंने भी किया। सोवियत संघ से मधुर संबंध रहा, पहले भी था। भारत के परमाणु पक्ष की बात की गई और यहां पे अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। अब ये अप्रसार का मतलब क्या है? प्रसार नहीं करना है। कहने का मतलब कि आपके जो परमाणु कार्यक्रम है उसको आपको आगे नहीं बढ़ाना है। ऐसा एक डॉक्यूमेंट आया था जिसपे सरकार ने हस्ताक्षर करने से साफ मना कर दिया। अब इस तरह के डॉक्यूमेंट पे अगर सरकार हस्ताक्षर नहीं करती है तो इसका मतलब है कि हम करेंगे। अगर हम कोई डॉक्यूमेंट लाते हैं उस पर लिखा हुआ है कि ये काम आपको नहीं करना है, साइन कीजिए, आप कहते हैं हम साइन नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि आप करेंगे। तो यहां पे भी जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया, उस पर हस्ताक्षर नहीं किया, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा था कि आपको परमाणु क्षमता और अपने परमाणु कार्यक्रम का प्रसार नहीं करना है। यह अप्रसार संधि थी जिसपे भारत सरकार ने हस्ताक्षर नहीं किया और अपने परमाणु पक्ष की बात की। चीन से संबंध सुधारने का प्रयास किया गया, प्रधानमंत्री की बीजिंग यात्रा भी हुई। उसके बाद सामाजिक परिवर्तन क्या हुआ? देखिए, अभाव शोषण से ग्रसित जनता एकजुट हो गई, समान वेतन हुआ, शिक्षा हुआ, अवसर मिला और सुरक्षा मिले, ये महिलाओं के लिए है। और ये सारे अभियान चलाए गए थे ताकि महिलाओं को समान वेतन मिले, समान शिक्षा मिले, समान अवसर मिले, सुरक्षा मिले। इसके लिए कई सारे अभियान चलाए गए हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध पत्रकारिता शुरू हो गई। जो इंदिरा गांधी के समय में भ्रष्टाचार पूरी तरह से अपने चरम पे था, वहां पे इसकी पत्रकारिता शुरू हो गई। लोग जो रिपोर्टर बनने लगे, लोग जो है उसके बारे में बोलने लगे, कहने लगे, सुनने लगे। उसके बाद निचले वर्गों को प्रशासन में स्थान मिलने लगा। तो कुछ अच्छी चीजें भी हुई जनता पार्टी के शासनकाल में, लेकिन कुछ बुरी चीजें हुई जिसकी वजह से इनका शासन ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। तो अब आपको क्या है कि जनता पार्टी का जो शासनकाल आया इंदिरा गांधी के बाद और इंदिरा गांधी के पहले, है ना, यानी दोनों तरफ इंदिरा गांधी का शासन था, बीच में 3 साल के लिए इनका शासन था। इसमें कुछ पॉजिटिव चीजें भी हुई, इसमें कुछ नेगेटिव चीजें भी हुई। दोनों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको ये पेज? बहुत ही अच्छे तरीके से कमेंट में बताइए यार, कमेंट में अपने विचार जोड़ दीजिए। आप लोग सीधे वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, अनसब्सक्राइब करते हैं, अपने पक्ष दीजिए, मैं उनका रिप्लाई करूंगा। आगे चलते हैं। तो अब आते हैं, जनता पार्टी का शासन समाप्त हो गया। अब आते हैं इंदिरा गांधी के दूसरे चरण में, और दूसरे चरण में हम पहली जो चीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था कैसी थी। जब इंदिरा गांधी की सरकार दूसरी बार आई 1980 में, तो उन्होंने सबसे पहले जो सबसे चीज पर अच्छी चीज जो पे ध्यान दिया वो था अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था पर अविलंब, बिना देर के भी उन्होंने इस पे ध्यान दिया। छठी पंचवर्षीय योजना तुरंत लाई गई। 1980 से 85 का इसका काल था। इसमें आर्थिक वृद्धि, बेरोजगारी पर नियंत्रण, औद्योगिकरण, आत्मनिर्भरता, आर्थिक रूप से और तकनीकी रूप से, इन सब चीजों पे ये जोर दिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा ये चीज। उसके बाद 2 अक्टूबर 1980 को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया गया। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मतलब है हर एंगल से ग्रामीण जो है इलाकों का विकास हो, लोगों का विकास हो। तो ये कार्यक्रम चलाया गया। 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई, ग्रामीण बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई। उसके बाद पर्यावरणीय पहलू पे सुधार किए गए। इसके लिए 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट को क्या मिला, को सुसाध्य किया गया। मतलब जो टाइगर प्रोजेक्ट सो रहा था, कोई ध्यान नहीं था इस पर, इंदिरा गांधी ने इस पर ध्यान दिया और इसको जो है आगे बढ़ाया। वन संरक्षण अधिनियम आया, मतलब जो संरक्षित वन, जहां वन ज्यादा है, भारत सरकार ने उसको संरक्षित किया, उस पर नियम कानून बनाए, विनियमन किया उनका, और बताया कि इनको काटना जो है मर्डर के बराबर चार्ज लगेगा। इनको अवैध रूप से बेचना, बिना परमिशन के इनमें घुसना, जानवरों को तंग करना, ये इस अधिनियम में ये सारी चीजें थी। ये सब करना मना किया गया, प्रतिषेध किया गया। वायु प्रदूषण बचाव अधिनियम 1981 लाया गया। तो किस तरह से उन्होंने कैसे जो है, कहते हैं ना, आते आते ही जो है सिक्सर, वो उन्होंने जो है आते आते ही छक्का मारना शुरू कर दिया इंदिरा गांधी ने। विदेश संबंध पे ध्यान दे तो श्रीलंका और तमिल समस्या बहुत ज्यादा आई। श्रीलंका एवं तमिल समस्या उस समय अपने चरम पे थी, और यहां पे जो है सरकार को थोड़ी सी समस्या हो रही थी।
उसके बाद श्रीलंका से संबंध अच्छे थे, लेकिन इंदिरा गांधी श्रीलंका को पसंद नहीं करती थी, वहां पे तमिलों को भगाया जाता है इसलिए। तो यहां पे जो है इंदिरा गांधी जो थी वो श्रीलंका से थोड़ी सी उनको चिढ़ थी। पाकिस्तान सियाचिन संघर्ष 1978 बहुत इंपॉर्टेंट है। सियाचिन में एक भाग था, उसका मैं कोडिंग भूल रहा हूं, N92183, एक मतलब कोडिंग था मैप पे। वो एक ऐसी जगह थी जो ना ही भारत में थी ना ही पाकिस्तान में थी, मतलब उस समय कंप्लीट ठीक ठाक बॉर्डर नहीं था, है ना, कोई कहीं घुस, मतलब बॉर्डर था लेकिन कंप्लीट जो है रजिस्टर्ड कुछ नहीं था। और उसमें भी जो बॉर्डर के बीच में जो इलाका था, कुछ ऐसा इलाका जो कि ना ही इंडिया में पड़ता था ना ही पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान ने क्या किया, वहां पर अपने कुछ पर्वतारोही को आज्ञा दे दी, जाइए वहां पर्वतारोही कीजिए, पर्वत पे चढ़िए, है ना। तो ऐसे जो है माउंटेनियर्स थे, उनको भेजा, उनको अनुमति दी, वो लोग गए घूमने अपने एज ए टूरिस्ट के रूप में। और वहीं पे पाकिस्तान को यह भी समझ में आ गया था कि वो एरिया हमारा है, उनका नहीं है, तो ये हमारा है। तो उसने क्या किया, वहां पे सेना लगा दी, पाकिस्तान ने अपने सेना के कुछ टुकड़ियों को भेजा, लेकिन भारत भी वहां की सेना भी वहां पहुंच चुकी थी और वहां पे सैन्य झड़प हुई 1984 में। उसके बाद ऑपरेशन मेघदूत लाया गया इंदिरा गांधी द्वारा। इंदिरा गांधी इसको नोटिस किया और तुरंत वहां से 1984 में यह प्रारंभ हुआ और खदेड़ना शुरू हुआ। वहां से कहा गया कि यह भारत का पार्ट है। सियाचिन क्षेत्र के कुछ भाग से पाकिस्तानी पर्वतारोहियों की वापसी हो गई, उन लोगों को वहां से वापस भेज दिया गया, सैन्य झड़प हुई, पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। तो ये थोड़ी सी घटना हुई थी। अच्छा, एक महत्वपूर्ण चीज, एक और चीज हुई, बहुत हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात थी, वो बहुत गर्व की बात थी। क्या हुआ, अंतरिक्ष में भारत इसरो तथा सोवियत इंटर कॉस्मोस के संयुक्त कार्यक्रम द्वारा राकेश शर्मा को 2 अप्रैल 1984 में जो है पहली अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत की गई राकेश शर्मा के द्वारा, है ना। तो ये बहुत ही गर्व की बात थी हमारा। और अंत में हम लोग अंतरिक्ष में भी पहुंचे, चंद्रमा में नहीं पहुंचे थे, अंतरिक्ष में पहुंच गए थे 1984 में। और वहां से इंदिरा गांधी जी ने रेडियो के माध्यम से पूछा था कि शर्मा जी कैसा लगता है हमारा भारत। वहां से शर्मा जी ने जवाब दिया था, सारे जहां से अच्छा। उसके बाद राज्यों में असंतोष क्यों फैला हुआ था, क्योंकि लोगों को लगता था कि ना ये सरकार चल रही है ना वो सरकार चल रही है, असंतुष्ट रहते थे। और कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो अलगाववादी टाइप के, जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम की मांग, वो तो बहुत पहले से हो रही थी, उस समय हो गई थी, वो तो अलग हो चुका था। तो उनको देखा देखी जो है कुछ लोग जो है अपने अपने अलग अलग देश की मांग कर रहे थे, तो सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था। अब देखिए जैसे नागालैंड उसमें एक है, नागालैंड में उग्रवादी प्रतिक्रिया बढ़ रही थी, प्रगति पर थी। राज्यों की स्वायत्ता के लिए आंदोलन प्रारंभ हो चुके थे, मतलब राज्य को अलग कीजिए, हमारा पूरा अधिकार दे दीजिए, हम लोग भारत के संविधान को नहीं मानेंगे, ये राज्य कर रहे थे। पंजाब अशांति तथा ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है ऑपरेशन ब्लू स्टार पे, नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत अच्छा है। अलगाववादी ताकतों का पंजाब में उदय हो गया, पंजाब को भी अलग करने, क्योंकि पंजाब बॉर्डर इलाके में पड़ता था, तो पंजाब को एक अलग जो है खालिस्तान बनाना, एक अलग सिख देश बनाने के लिए लोग सोच रहे थे। स्वायत्ता की मांग थी और वो भी पूर्ण स्वायत्ता, जो बहुत मुश्किल था किसी सरकार के लिए। अलग सिख राष्ट्र की मांग हो रही थी, ध्यान दीजिएगा, अलग से सिख राष्ट्र की मांग हो रही थी। देखिए कहानी कैसे शुरू हो रही है, ये देखिए क्लाइमेक्स, आपको यहां से सब कुछ सारी कहानी समझ में आ जाएगी। तो ऐसे ही करते करते एक छोटे नेता से बड़े नेता के रूप में उभर कर आने वाले थे एक व्यक्ति जिनका नाम था जरनैल भिंडेरवाला। जरनैल भिंडेरवाला एक ऐसा व्यक्ति था जो कि पुजारी, संत या मुखिया या उद्धार करता, लोगों का उद्धार करेगा, ये हमें अलग सिख राज्य बना के देगा, अलग सिख देश बना के देगा, खालिस्तान बनाएगा, ये हमारा भगवान, ये हमारा ये वो। तो उसको ये सब संज्ञा मिली हुई थी, इसलिए लोग इसको जो है सुरमा मानते थे, इसको जो है दूत मानते थे, इसका बहुत इज्जत होता था और सरकार ने इसे आतंकवादी की संज्ञा दी थी। इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, जहां जहां सिख बसे हुए थे, बाहर से फंडिंग होती थी, इनको सहयोग मिलता था कि अलग करिए लो। अब समझ रहे हैं कहानी कैसे शुरू हो रही है, कहानी यहां से शुरू हुई है। उस समय इंदिरा गांधी की ही सरकार थी। तो आशा करता हूं बहुत अच्छा ये पेज लगा होगा। आगे चलते हैं।
अब यहां पे क्या हुआ कि 1980 में, देखिए यहां ध्यान दीजिए देंगे, 1980 में स्वर्ण मंदिर में बैठक हुई और वहीं पे खालिस्तान बनाने की घोषणा हुई। वहां पे क्या हुई, खालिस्तान बनाने की घोषणा हुई। भिंडेरवाला हिंदू विरोधी था, हिंदुओं के विरोध में जहर उगलता था ताकि जो यहां हिंदू बचे उचे सब भाग जाए। सरकार ने भिंडेरवाला के सामने वार्ता का प्रस्ताव रखा जो कि असफल हो गया। भिंडेरवाला वार्ता करने को तैयार नहीं था। 1983 में हिंदुओं का नरसंहार, एक बस को रोककर बहुत बड़े स्तर पर नरसंहार हुआ, मारा गया, काटा गया, लेकिन उस समय राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। 1984 में भिंडरेवाला द्वारा स्वर्ण मंदिर की किलेबंदी की जाने लगी। भिंडेरवाला ने क्या किया, स्वर्ण मंदिर को एक छावनी बना दिया, किलेबंदी शुरू कर दी और वो एक ऐसा स्पॉट बना लिया जहां पे ये लोग क्या करते थे, जितना गोला बारूद बम बंदूक जो भी होता था, सारे जो हथियार थे वो यहीं रखते थे वो लोग। मतलब ये स्पॉट बना लिया, अपना जो है गोदाम बना लिया था स्वर्ण मंदिर को। अब यहां से शुरू होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार का कहानी। समय था, देखिए 2 जून 1984 को पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया, संचार परिवहन जो है सब कुछ निलंबित कर दिया गया और खूब लड़ाई हुई। 7 जून को टैंकों का प्रयोग करना पड़ गया। समझ सकते हैं कितना बारूद होगा और ये भिंडेरवाला साहब ने कितना कुछ जमा करके रख लिया था अंदर में कि सरकार को भी अपने आर्मी के साथ, टैंक के साथ लड़ने में परेशानी हो रही थी। सैनिक, भिंडेरवाला, सहयोगकर्ता, नागरिक हताहत हुए और कई लोगों की मृत्यु हो गई। बहुत बड़ा स्वर्ण मंदिर को भारी क्षति पहुंची थी। अकाल तख्त टूट चुका था, ढह चुका था मंदिर का बहुत बड़ा हिस्सा। और इसके साथ ही सिख जो हैं वो बहुत ही गुस्से में हो गए, माहौल बिगड़ गया, व्यथित हो गए। कई सिखों ने जो है सेना से परित्याग पत्र दे दिया, यानी कई परित्याग नहीं, त्याग पत्र दे दिया, रिजाइन दे दिया। कई जगह सिख दंगे हुए। 31 अक्टूबर 1984 जो इंदिरा गांधी को मार दिया गया, इसी का परिणाम कहा जाता है कि इंदिरा गांधी से लोग इतने गुस्सा थे सिख कि 31 अक्टूबर 1984 को उनके ही बॉडीगार्ड जो थे, 2 सिख थे, बसवंत सिंह और ऐसे ही एक और नाम था सुखवंत सिंह, इन दोनों ने जो है इंदिरा गांधी को भून डाला। ये उन्हीं के अंगरक्षक थे। इंदिरा गांधी का युग यहां पे समाप्त हो गया। तो समझ रहे हैं कहानी कैसे शुरू हुई। इंदिरा गांधी का युग जो है समाप्त हो गया। राष्ट्रपति जैल सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। अब इंदिरा गांधी के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा, बाद में भी पढ़ा। मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर ऑपरेशन ब्लू स्टार पे एक अलग से वीडियो भी बना हुआ है। विरासत में जो है वो क्या देके गई, तो शिक्षा में विस्तार किया, निचले वर्ग को समानता मिली। उसके बाद सबको जो है सबका सर्वांगीण विकास हुआ। थोड़ा भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी हुई। बाह्य आक्रमण के समक्ष जो है धैर्य एवं आत्मबल ये इंदिरा गांधी के लिए प्रशंसनीय थे। इंदिरा गांधी खड़ी रहती थी, डटी रहती थी हिमालय की तरह। वो बाहरी आक्रमण कितना ही बड़ा हो जाए वो झुकती नहीं थी, वो लड़ती थी। इस तरीके से विश्व मानचित्र पर उन्हें दिखा दिया कि एक महिला प्रधानमंत्री क्या क्या कर सकती हैं। भारत को जो है सम्मान तथा महत्व दिलाया विश्व मानचित्र पे उन्होंने। तो दोस्तों कैसा लगा चैप्टर मुझे जरूर बताइएगा। अभी हम लोग लगातार चलेंगे और ये जो बुक आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये बुक जो है आपके सामने, भारत की राज्य व्यवस्था सिविल सेवा की परीक्षा हेतु एम लक्ष्मीकांत, बहुत बड़ा चैलेंज होता है लोगों के लिए ये बुक। हम इसको भी जल्दी खत्म करेंगे और ध्यान से पढ़ने वाले हैं, कहीं मत जाइएगा। और सारे बुक्स का हम लोग एक एक करके रिव्यू करेंगे, सब कुछ करने वाले हैं। तो हमारा सफर शुरू होगा। अगला चैप्टर जो है आएगा, अगला चैप्टर जो है अध्याय 39, नेहरू के बाद का भारत भाग 4, राजीव गांधी का प्रधानमंत्री कार्यकाल 84 से 89, 5 साल का ही था। हम लोग डिटेल में इसके बारे में अगले दिन पढ़ेंगे। तो कहीं नहीं जाइएगा, लगातार बने रहिएगा। बहुत कुछ आने वाला है इस चैनल पे, हम लोग पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों में, स्टडी चैनल्स में, जिससे आपका चैनल आगे बढ़े, लोगों को पता चले और ज्यादा से ज्यादा लोग सक्सेस करें, लोग जाने इसके बारे में, लोग पढ़ें स्पेक्ट्रम को। बहुत अच्छी बुक है, आधुनिक भारत की इतिहास है जैसा कि आपने देखा। और अगला हम जो है राजीव गांधी का
प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल, राजीव गांधी का कार्यकाल नहीं, क्योंकि उससे पहले तो मिनिस्टर भी रह चुके थे। राजीव गांधी का प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। ज्यादा समय का कार्यकाल नहीं था, लेकिन बहुत कुछ चेंजेज आए, बहुत बदलाव आई, उनकी भी हत्या हुई थी, तो सबके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो मिलता हूं मैं अगले वीडियो के साथ। प्लीज अपना रिव्यू, अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।